मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भरतपुर से। आज का विषय है हमारा स्वदेशी ज्ञान बनाम वैश्विक ज्ञान। इसके बारे में बताऊंगा मैं। स्वदेशी ज्ञान स्वदेशी ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है जो केवल अपने देश से संबंधित धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है। इसमें व्यक्ति को केवल मात्र वही चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो उस देश की सीमा के अंदर आती हैं। वैश्वीकरण समस्त पृथ्वी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्रियाओं को सीखना तथा कोई भी देश किसी भी समस्या के लिए अकेला नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्लोब पृथ्वी उसके साथ है। इससे संपूर्ण विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। नंबर 2, स्वदेशी ज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति अपने राष्ट्र तक ही सीमित रहता है। उसकी भावनाएं भी संकुचित रहती हैं, जो केवल अपनी राष्ट्रीयता की परिधि में ही रहती है। कभी कभी यही राष्ट्रवाद की भावना इतनी संकुचित हो जाती है तो अन्य देशों में आतंक और अशांति फैलाने का कार्य करती है, और ये भावना व्यक्ति में दूसरे अन्य देशों के प्रति कटुता की भावना भर देती है। इसका एक कारण यह भी है कि हम अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और अन्य देशों को हीन समझने लगते हैं। उनके प्रति प्रेम के स्थान पर अपने अंदर नफरत पाल लेते हैं। ऐसा शिक्षा एवं अज्ञानता के कारण होता है। हमें अपने राष्ट्र को समझना चाहिए, उसके विषय में ज्ञान रखना चाहिए, किंतु दूसरों के प्रति भी उत्तम दृष्टिकोण के साथ। वैश्वीकरण में इसके विपरीत वैश्वीकरण का ज्ञान हमारे अंदर विश्व बंधुता की भावना को जन्म देता है। वैश्वीकरण का ज्ञान वर्तमान समय में किसी के समाधान में सहायक होता है। सन 1913 में नेपाल में भूकंप में पुनर्निर्माण एवं बचाव के लिए प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध करना तथा संपूर्ण विश्व के भूवैज्ञानिकों का ज्ञान काम आया था। नेपाल से पहले जापान में एक बड़ा भूकंप आया था। जापान के लोगों ने किस प्रकार अपना नव निर्माण किया था, उसी प्रकार नेपाल के सहयोग के लिए जापान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी थी, जिसने अपने ज्ञान के अनुसार नेपाल को बहुत सहयोग किया। इसलिए वैश्विक ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आता है पॉइंट नंबर 3। स्वदेशी ज्ञान व्यक्ति को सीमाओं में बांध देता है और वह समझने लगता है कि बस इतना सा ही संसार है। वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का युग है। इसमें संकुचित या स्वदेशी ज्ञान व्यक्ति के विकास में अधिक सहायक नहीं हो सकता है। वर्तमान में तुलना शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि बालक केवल अपने राष्ट्र के विषय में जानेगा, तब वह अन्य देशों की चीज़ों से स्वयं ही तुलना कैसे कर पाएगा। यदि स्वदेशी ज्ञान को ही प्राप्त करेगा तो हो सकता है कि वह क्षेत्र के ज्ञान से वंचित रह जाए। वैश्वीकरण के बारे में, वैश्विक ज्ञान एक असीम संसार है।
जहाँ ज्ञान की कोई सीमा नहीं। यह संपूर्ण विश्व की राजनीति, धार्मिक ज्ञान, अर्थनीति, युद्ध नीति आदि के विषय में जानकारी रखता है, जो उसके विकास में सहायक होती हैं और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नंबर चौथा पॉइंट है इसका, स्वदेशी ज्ञान बहुत कुछ वैश्विक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। धर्म, दर्शन, राजनीति, अर्थनीति यही हमने स्वदेशी ज्ञान द्वारा सीखी हुई है। तभी हम अन्य देशों के ज्ञान द्वारा समझ सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। वैश्वीकरण में, वैश्विक ज्ञान में आज इस प्रकार हो गया है कि विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से हम किसी भी देश का दर्शन, धर्म, राजनीति एवं अर्थनीति सीखकर अपना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है इसका, स्वदेशी ज्ञान औद्योगिकरण के क्षेत्र में नवीन तकनीकी द्वारा उतना अधिक विकास नहीं कर सकता। इसमें व्यक्ति देसी तकनीकी के विषय में ही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। व्यक्ति का विकास एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। अब आता है वैश्विक ज्ञान। वैश्विक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ये जानेगा कि विश्व में कच्चा माल कहाँ अच्छा मिलता है, सामान बेचने के लिए किस देश का बाजार अच्छा रहेगा जहाँ उसको अच्छी कीमत मिल सके। इन सब बातों के लिए व्यक्ति के आर्थिक विकास में वैश्विक ज्ञान सहायक है। वर्तमान में व्यक्ति किसी विशेष देश का नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का नागरिक है। व्यवसाय, पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए वह दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है। इसलिए भी उसे वैश्विक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वदेशी ज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, किंतु वर्तमान तकनीकी और विज्ञान के युग में स्वदेशी ज्ञान के साथ साथ वैश्विक ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल स्वदेशी ज्ञान पर्याप्त नहीं, वैश्विक ज्ञान भी आवश्यक है। अतः बालकों को स्वदेशी ज्ञान के साथ साथ विद्यालयों में वैश्विक ज्ञान भी प्रदान किया जाना चाहिए। अब इकाई सारांश में इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ही नहीं अपितु समस्त संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही है। भारतीय दर्शन का स्रोत वेद है। वेद कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, परंतु दर्शनी के आधारभूत ग्रंथ है।